हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। और हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी के पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 30+ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चन और उनसे जुड़े तथ्य तथा करंट न्यूज़ को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो जाके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है कि भारत का बाल सर्जन यानी कि चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का बाल सर्जन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है अकृत प्राण जायसवाल, ऑप्शन बी तथागत अवतार तुलसी, ऑप्शन सी निश्चल नारायणम या ऑप्शन डी सुद्धमा वर्मा। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अकृत प्राण जायसवाल। अकृत प्राण जायसवाल को बाल सर्जन कहा जाता है या चाइल्ड सर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है कि WLAN का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि WLAN का पूरा नाम क्या है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है और उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसको बेग कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बेग, सही। और इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तब बेग एक सदिश राशि है जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये इसका ध्यान रखना है। या पूछ लेते हैं कि बेग कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो बेग सदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी UN या ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी IMF। तो इसका आंसर हो जाएगा UN, जिसको पहले UNO कहा जाता था। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा, UN संयुक्त राष्ट्र हिंदी में इसको कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि WHO जो है वो आपका स्थापित हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है हेडक्वार्टर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। और इसके इस समय हेड हैं, चीफ हैं टेड्रोस अधानोम, जो कि इसमें बहुत चर्चित हैं क्योंकि जो कोरोना बीमारी फैली हुई उसमें WHO का आए दिन बयान आता है। तो इन्हीं का बयान आता है टेड्रोस अधानोम का। तो ये आपको ध्यान में रखना क्योंकि ये इस समय करंट न्यूज़ में बहुत ही फेमस है। और इससे संबंधित और आगे देखते हैं UNO का इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया USA में है यानी कि अमेरिका में। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। तो ये आपको याद रखना है, एंटोनियो गुटरेस वर्तमान में UNO के सेक्रेटरी जनरल हैं। नाटो से संबंधित देख लेते हैं। इसका स्थापित ये हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में बनाया गया है। ब्रुसेल्स शहर में नाटो का हेडक्वार्टर का ब्रुसेल्स शहर। तो ये आपको याद रखना है। और IMF के बारे में देख लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC यानी कि USA यानी कि अमेरिका में है। और इसमें मेंबर हैं 189 देश सदस्य हैं। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं इस समय वर्तमान में गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की कौन है इस समय, तो गीता गोविंद नाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये भी NTPC रेलवे में और ग्रुप D में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्टडी बताइए किसका अध्ययन क्या है, कि ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। तो ओनरियोलॉजी जो होता है आपका उससे संबंधित सपने से संबंधित है, सपनों का अध्ययन किया जाता है, ओनरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका।
इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं जो कि अध्ययन से संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसको कहेंगे? तो इसको कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के एनटीपीसी पेपर में। और अगला देखते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो कहा जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स को, तो ये भी याद रखना है। और स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूमिस्मेटिक्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो ये आपको कुछ प्रमुख स्टडीज थे जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में, तो ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या, आपको बताना है कि एंड्रोमेडा क्या है। ऑप्शन ए है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ऑप्शन बी है गंगा ग्रह, ऑप्शन सी है ब्लैक होल का नाम, ऑप्शन डी है धूमकेतु। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है जिसको कहते हैं एंड्रोमेडा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। और इससे कुछ तथ्य देख लेते हैं कि आकाश गंगा जो है वो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनती है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है। और हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला या आकाश गंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिग्मो, सिग्मो क्या है? सिग्मो पूछा गया है कि क्या होता है सिग्मो। तो इससे संबंधित कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है, या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, या एक प्रकार की रंगोली है, या भगवान शिव के नामों में से एक है। तो सिग्मो जो है वो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है गोवा का। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। और तमिलनाडु का जो महोत्सव है, इम्पॉर्टेंट पर्व है, वो होता है पोंगल, उसे कहते हैं, तमिलनाडु में मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है, ओणम पर्व होता है, महोत्सव होता है। और असम में बिहू, बिहू जो है बिहू पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार ही पूछा गया क्वेश्चन में, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है इस तरीके से। और इसमें कन्फ्यूजन है, बिहू असम में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? आपको बताना है कि ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार है उस किस वार्षिक मेले में किया जाता है। ऑप्शन ए है उदयपुर मेला, ऑप्शन बी है थार मेला, ऑप्शन सी कुंभ मेला, या ऑप्शन डी पुष्कर मेला। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला में ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार फेमस है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं इससे संबंधित। थार मेला, थार मेला कहाँ मनाया जाता है? तो बाड़मेर जिला में मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में ये बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है, बाड़मेर जिला का थार मेला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कुंभ मेला देख लेते हैं, कुंभ मेला जो कि 4 शहरों में मनाया जाता है। पहला प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इन चारों में प्रत्येक 12 वर्ष पर मनाया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है, केवल ये प्रयाग में होता है। हर 6 साल पे यहाँ पे प्रयाग में 2 कुंभ के बीच अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और वर्ष 2020 में प्रयागराज में 10 जनवरी से आरंभ होकर 9 फरवरी तक महाकुंभ मेला चला था इस बार। तो ये करंट न्यूज़ से भी संबंधित है, पूछ सकते हैं। और अगला महाकुंभ मेला आपका 2021 में हरिद्वार में लगेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर से 11 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है, वहीं पे पुष्कर मेला लगता है, जो कि बहुत बड़ा मेला है हिंदुस्तान का, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी थोल झील, ऑप्शन सी पुष्कर झील, या ऑप्शन डी वूलर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वूलर झील। वूलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वूलर झील, डल झील दोनों कश्मीर में स्थित है, की स्थिति कश्मीर में है, तो ये आपको याद रखना है। सुकना झील चंडीगढ़ में है, पुष्कर झील राजस्थान में। झीलों की नगरी श्रीनगर और भोपाल को कहा जाता है।
और सांभर झील भारत का सबसे बड़े नमकीन पानी का झील है, तो ये आपको याद रखना है। सांभर झील जो सबसे बड़े नमकीन पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है कि लिमरिक क्या है। लिमरिक बताना कि क्या एक प्रकार का चूने का पत्थर, ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप, एक प्रकार का रंगमंच का नाटक या एक प्रकार के शब्दों का खेल। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप। इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। लिमरिक जो होता है उसे ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का रूप को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी माउंट आबू। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनाया गया था। भारत का प्रथम मस्जिद था जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। तो आपको याद रखना, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है वो जामा मस्जिद है, जो कि ये भी दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील गैस कौन सी होती है। तो आपको बताना है प्रोपेन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन जो होता है वो ज्वलनशील गैस होती है। तो इससे कुछ संबंधित फैक्ट दे लेते हैं। मीथेन धान की फसल से भी उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि धान की फसल से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, ये भी याद रखना है। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य अवयव गैस है। एलपीजी जो घरों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रमुख गैस कौन सा है, तो प्रोपेन इस्तेमाल किया जाता है और ब्यूटेन उसके प्रमुख गैस अवयव हैं। तो ये याद रखना, कोई पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन बताना है कि भूटान की राजभाषा कौन सी है। भूटान की राजभाषा अंग्रेजी है कि हिंदी है कि जोंगखा है या खमेर है। तो भूटान की राजभाषा जो होती है वो जोंगखा होती है, जोंगखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, जोंगखा। ऐसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भूटान की राजधानी जो कि पूछा जाता है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और वहाँ मुद्रा जो चलती है वो न्यूल्ट्रम चलती है, न्यूल्ट्रम बोलते हैं उसे। तो ये आपको याद रखना है। और वियतनाम की राजधानी जो बहुत बार पूछा गया हनोई है और इसकी मुद्रा डॉग है, डॉग। तो ये इस तरीके से याद रखना है इसको। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा टका। तो ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश ढाका टका, ढाका टका। ये बहुत ही आसान है बांग्लादेश का याद करना। अगला क्वेश्चन है कि C6H6 क्या है। आपको बताना है कि C6H6 क्या है। एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक बेंजीन है या टोलुइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन। C6H6 एक बेंजीन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा बेंजीन। और इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं कि फैक्ट है। एथीन का सूत्र जो होता है वो C2H4 होता है, C2H4। और मीथेन का भी ऊपर बताया CH4 होता है, तो ये भी याद रखना है। और एल्काइन, जनरल एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र जो होता है वो तो है CnH2n-2। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना। और सबसे सरल एल्काइन जो होता है वो होता है C2H2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है वो C2H2n+2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। आपको बताना है कि ऐसी नदी भारत की जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि ज़मीन से निकलती है मैदान से, मैदान में ही विलुप्त हो जाती है। तो ये ऐसी कौन सी नदी है आपको बताना है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यमुना। यमुना नदी जो है वो ज़मीन मैदानों से निकलती है, पहाड़ों से, और इसके बाद वो प्रयाग में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो वो डायरेक्ट समुद्र तक नहीं जाती। तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो यमुना नदी हो जाएगी। यमुना गंगा में प्रयाग में मिल जाती है, ठीक। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो वो आपका हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो होगी वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी होगी। इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। सेपेक तक्रैव क्या है। सेपेक तक्रैव क्या है ये बताना है आपको। तो सेपेक तक्रैव जो होता है वो वॉलीबॉल खेल में
वॉलीबॉल को किक मारा जाता है उसे सेपेक तक्रियो कहते हैं, कि वॉलीबॉल को किक मारना उसे सेपेक तक्रियो कहते हैं। और वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये पूछा जाता है। और बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए दोनों साथ में है कि वॉलीबॉल और बेसबॉल। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है। डिजिटल संकेतों को समवृत्त में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा? आपको बताना है कि डिजिटल संकेतों को समवृत्त में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम होता है, जो कि इसका फुल नाम है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा C++। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बल्कि ये एक लैंग्वेज होता है, उच्च स्तरीय भाषा होती है, जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, यानी फेमस है, यानी कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। तो उसका वो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो हास्य गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? आपको बताना कि 1998 जब पोखरण यानी राजस्थान में एक जगह का नाम है जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था, उस कोड का, उसको पूरे ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। इसका जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति के तहत इसका पूरा ऑपरेशन किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था। और उस समय जब यह परीक्षण किया गया था तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? आपको बताना, यह क्वेश्चन 2016 एनटीपीसी में पूछा गया कि जो भारत में है जो सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है, तो वो होती है चावल की। चावल की खेती सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है। और दूसरे नंबर पर गेहूं का आता है नंबर, पहले पे चावल है यानी कि धान। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, श्रीलंका की राजधानी कौन सी? आपको बताना, यह भी क्वेश्चन 2016 एनटीपीसी में पूछा गया कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। तो श्रीलंका की राजधानी वर्तमान में जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। और ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके पहले इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन अब बदल दिया गया, वर्तमान में समय जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये 2016 के पेपर में पूछा गया था कि 2015 पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा? तो उस समय के अनुसार आइसलैंड था। अब देखते हैं 2020 ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रैंक है किस देश की प्रथम स्थान पर। तो 2020 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड ही प्रथम स्थान पर सबसे शांत प्रिय देश, सबसे शांति देश है। और इसमें देख लेते हैं भारत का कौन सा रैंक। तो भारत इस समय वर्तमान में 139वें रैंक पर है। और सबसे अशांत देश इसमें है जो सबसे निचले पायदान पर, वो अफगानिस्तान है। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान में ये पूछा जा सकता है कि इस समय प्रथम स्थान पर कौन है और भारत का रैंक क्या है, या फिर सबसे अशांत देश कौन सा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन विटामिन से संबंधित है कि विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा विटामिन निभाता है, ये आपको बताना है। तो जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो बनाता है वो है विटामिन के। विटामिन के है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, विटामिन के। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं, जिससे बार बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे। अब इसे समझ और देख लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। ये बहुत बार पूछा गया है कि रासायनिक नाम क्या है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी रोग होता है।
ठीक। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कर्बिक एसिड। और इससे कमी से होने वाले जो रोग है स्कर्वी रोग है। स्कर्वी रोग में इसमें मसूड़ों में खून आ जाता है, त्वचा जो है वो डैमेज हो जाती है, त्वचा फट जाती है, ओंठ फट जाता है, तो इसे स्कर्वी रोग कहते हैं। और ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है रोग। अगला देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगला देखते हैं विटामिन के को कहते हैं नेप्टोक्विनोन कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का इससे नहीं जमता अगर कमी हो जाएगी विटामिन के की। तो अगला देखते हैं विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स जो हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं तो उनको मैं लेकर आया। तो इसमें पहला है विटामिन बी वन जिसका नाम है थायमीन जिसे कहते हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। अगला है विटामिन बी टू जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। और इससे कमी से होने वाला रोग जो हो किलोसिस होता है, किलोसिस। अगला विटामिन का है विटामिन बी थ्री को नियासिन भी कहते हैं। और इससे संबंधित कमी से होने वाला रोग को पेलाग्रा कहते हैं। विटामिन बी फाइव जो है वो पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल इसे कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। और इससे होने वाले कमी से होने वाले रोग हैं जो चर्म रोग, वृद्धिक्रम और बाल सफ़ेद हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से होने वाले रोग को रक्त छीड़ता हो जाता है। विटामिन बी7 को कहते हैं बायोटिन इसको कहा जाता है, रासायनिक नाम है। और इससे कमी से होने वाले रोग को चर्म रोग होता है, बाल गिरने लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन बी9 जो कि फोलिक अम्ल कहते हैं इसको। और इससे भी रक्त छीड़ता और बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो ये आपको याद रखना। विटामिन बी12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार पूछा गया है विटामिन बी12, तो इसको ध्यान देना है। इससे कमी से होने वाले रोग को तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, घातक रक्त छीड़ता हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। सारे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं कि उसका नाम क्या है, उससे कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्या होती है? आपको बताना है कि वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं। तो ऑप्शन में है 60 से लेकर 100 धड़कन पर मिनट, 50 से लेकर 80 धड़कन पर मिनट, या फिर 128 से 180 धड़कन पर मिनट, या 75 से 120 धड़कन पर मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा औसतन 60 से लेकर 100 धड़कन पर मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे संबंधित देख लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 72 बार श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन लेने में लगभग 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भूगोल से है कि रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है ये बताना आपको। तो इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सही हो जाएगा आपका। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 पैमाने का अर्थ है कि हल्का भूकंप, ये गलत है। हल्का भूकंप 8-9 पैमाने पर हल्का भूकंप नहीं बल्कि महाविनाशकारी भूकंप आता है। तो ये ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया इलाज किया जाता है नॉर्मल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? जो सोने का मूल्य रोज निर्धारित होता है वो किस शहर द्वारा किया जाता है निर्धारित? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन से सोने का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युगांडा की राजधानी का नाम क्या? आपको बताना है। युगांडा एक देश है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इसका जो है कंट्री का
कैपिटल क्या है आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है, तो ऑप्शन बी सही है। और इसकी यहाँ पे जो मुद्रा है वो शिलिंग है, तो इसको इस तरीके से याद रखना कि युगांडा, कंपाला और शिलिंग, युगांडा, कंपाला, शिलिंग, तो इस तरीके से आपको याद रखना। और देश जो देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं कि राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। तो अंगोला देश की राजधानी और मुद्रा तीनों दिया है। अंगोला देश की राजधानी लुआंडा और इसका मुद्रा जो है क्वांजा, तो ये आपको याद रखना, अंगोला, लुआंडा, क्वांजा। नाइजर, नियामी, फ्रैंक, नाइजर देश में नियामी राजधानी और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो फ्रैंक है। नाइजीरिया की राजधानी लागोस है और इसका वहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो नायरा कहा जाता है, तो नाइजीरिया, लागोस, नायरा। सूडान देश की राजधानी खार्तूम है और जो वहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो सूडानी पाउंड चलता है, तो सूडान, खार्तूम, पाउंड। और मलावी देश की राजधानी लिलांगवे है और यहाँ पे जो मुद्रा है उसका नाम क्वाचा है, तो मलावी, लिलांगवे, क्वाचा। मलावी, लिलांगवे, क्वाचा। सूडान, खार्तूम, पाउंड। नाइजीरिया, लागोस, नायरा। और नाइजर, नियामी, फ्रैंक। अंगोला, लुआंडा, क्वांजा। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे देश जो है बहुत बार रिपीट किए गए हैं, बहुत बार इनसे संबंधित मुद्रा और राजधानी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो कहाँ शुरू हुआ था, तो वो शुरुआत हुआ था राजस्थान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वन बचाओ, ये जो चिपको आंदोलन है वो वन बचाओ आंदोलन से संबंधित है और ये 1974 में इसकी शुरुआत होती। और वन सत्याग्रह आंदोलन के जो नायक थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा इनका नाम था। तो ये आपको ध्यान में रखना और याद रखना है, चिपको आंदोलन राजस्थान से शुरुआत हुआ था। तो ये रहा ओवरऑल मेरा सेशन, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे, बहुत बार पूछे गए, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट भी थे जिसका डिस्कस किया गया। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर, इसी का अगला पार्ट लेकर, जिसमें टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसका डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।